अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आज की सबसे पहले अहम खबर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्तांबुल में कल से शुरू हो रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने ये डिसाइड नहीं किया कि उनकी तरफ से डेलीगेशन को कौन लीड करेगा। दोहा में जो पहला राउंड हुआ था उसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन को डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने लीड किया था और वहाँ पे एक मुआहिदा हुआ था सीज़ फायर का, जिसमें दोनों तरफ ने इस बात पे एग्री किया था कि सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगी। और अफ़गानिस्तान ने गारंटी दी थी कि उनकी सरजमीन पे जो लोग दहशतगर्द पनाह गुज़ीन हैं और वहाँ उनके जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनसे वहाँ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन हमने देखा कि इसके बावजूद भी कार्रवाइयाँ हुई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और उसका पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया, जो कि पाकिस्तान की नई डॉक्ट्रिन है। पाकिस्तान ने बर्दाश्त किया, सब्र किया, ताकि इस्तांबुल में जो राउंड होना है वहाँ पे इस बात को मज़ीद मुमकिन बनाया जाए कि एक हमसाया बरादर मुल्क के साथ जंग ना हो और उस पर काबू पाया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात में काबू नहीं पाया गया अफ़गानिस्तान की तरफ से। और आज के दिन ही दो वाक़यात हुए हैं इस्तांबुल मुज़ाकरात से सिर्फ चंद घंटे पहले। दो वाक़यात हुए हैं पाकिस्तान में, जहाँ पे एक सिक्योरिटी फोर्सेस की लकी मरवत में जो कार्रवाई उन्होंने की है उसमें 8 दहशतगर्दों को मारा है और 5 ज़ख्मी हुए हैं। और ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, दहशतगर्द वहाँ पे छुपे हुए थे और कार्रवाई करना चाह रहे थे। और आज ही के दिन खैबर हंगू पुलिस चेक पोस्ट पर 2 धमाके हुए, जिसमें एसपी ज़ुबैर समेत 3 एहलकार शहीद हुए हैं। पहला धमाका हुआ वहाँ पे जब पुलिस ऑफिसर पहुँचे, तो दूसरा धमाका हुआ तो बिल्कुल एक बाकायदा प्लान के तहत ये टीटीपी के लोग ये काम कर रहे हैं। और इस बैकग्राउंड में ये मुज़ाकरात कल इस्तांबुल में हो रहे हैं और इसका क्या नतीजा निकलता है, उम्मीद यही करते हैं हम कि नतीजा अच्छा निकलेगा। अफ़गानिस्तान की तालिबान रजीम शायद इस बात को समझ जाए कि पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब है, रीजन में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी करते हैं। बाकी तमाम ममालिक के साथ भी उनके बॉर्डर्स तकसीम हैं, वहाँ ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, तुर्कमैन भी हैं, पर्शियन स्पीकिंग भी हैं और चाइना के साथ बॉर्डर भी है। लेकिन झगड़ा सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ करते हैं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह तो वही बता सकते हैं। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नफ़रत कितनी है उनके दिलों में, इस पर हम बात करेंगे। ये थी हमारी आज की अहम खबर और हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी कि खैबर पख्तूनख्वा तो मुअत्तल हो गया। हम देख रहे हैं कि वहाँ कैबिनेट नहीं बनी, नया वज़ीर आला आ चुके हैं। वहाँ तालीम, सेहत, लोगों के मसाइल, सड़कें, पुल और जो वहाँ पे गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, करप्शन है, उस पर बात नहीं हो रही। वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा, कैसे बेहतर किया जाएगा। नए वज़ीर आला भी आके सियासत कर रहे हैं, खान को रिहा करवाएंगे, हम सड़कों पे आएंगे। आज भी उन्होंने जलसा किया है लेकिन कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, कोई काम अभी तक शुरू नहीं हुआ। अगर हुआ है तो सनम जावेद कैसे गिरफ़्तार हुई हैं, इस पर बात हुई है। और जो असल इशूज़ हैं अवाम के, उस पर बात नहीं हो रही। इस पर बात करेंगे हम आज की टॉप स्टोरी में। और टेल एंडर होगा हमारा आज कि पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर खान ने एक अजीब काम कर दिया है। वो अजीब काम क्या है जिसकी तारीफ़ भी लोग कर रहे हैं और उस पर तनकीद भी कर रहे हैं। तनकीद से ज़्यादा कीड़े निकाल रहे हैं, यह हम आपको बताएंगे अपने आज के टेल एंडर में। और हॉट इशू हमारा आज का होगा कि पीटीआई का ये नारा था कि वो इस मुल्क के अवाम को शरीफों की और जरदारियों की ग़ुलामी से निजात दिलाएंगे। लेकिन ये आधी बात है। आधी बात उन्होंने ये नहीं बताई थी कि फिर खान की ग़ुलामी में दे देंगे। आपको मैंने बताया कैबिनेट का अभी तक नहीं बनी क्योंकि खान साहब की मंजूरी नहीं हुई। और उसके बाद जो नए वज़ीर आला हैं वो क्या कर रहे हैं इस वक्त खान साहब के लिए और लोग क्यों तनकीद कर रहे हैं उन पे, इस पे हम बात करेंगे आज के हॉट इशू में। और दोनों इशू में, टॉप स्टोरी में भी और हॉट इशू में भी हमारे मेहमान होंगे शौकत यूसुफज़ई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और इख्तियार वली खान जो कोऑर्डिनेटर हैं बराए वज़ीर आज़म पाकिस्तान। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा इंतहा पसंदी का हल सिर्फ ऑपरेशन है और बाकी के जो पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान में, जिसमें सिविल इंतजामिया ने, सूबाई हुकूमतों ने बहुत सारे काम करने थे, वो काम अगर नहीं किए गए तो क्या हम इस इंतहा पसंदी पे काबू पा सकेंगे? ऑपरेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे जहन साजी हो गई है, जहनों में जो इंतहा पसंदी घुस गई है, वो कैसे निकाली जाएगी? इस पे कोई काम नहीं हो रहा। ये हमारा हो गया। तो शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। हमें ज्वाइन किया है शौकत यूसुफज़ई साहब ने और इख्तियार वली खान साहब ने। शौकत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शौकत साहब, आपने आज देखा होगा कि जी आ रही है। और आज खैबर पख्तूनख्वा में 2 दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है, हमला भी हुआ है। अब बताइएगा कि आज हंगू में ब्लास्ट हुआ है, ये वही पॉलिसी जिसके ख़िलाफ़ हम बात करते हैं, ये बंद कमरों में फ़ैसले करते हैं। तो ये जो हंगू में
प्लान करके पहले एक चेक पोस्ट पे दहशतगर्दों ने हमला किया, जब वहाँ पे सीनियर ऑफिसर्स पहुँचे तो फिर एक उन्होंने और हमला कर दिया। ये किस तरह से बंद कमरों में इसका फैसला हुआ था? ये कैसी पॉलिसी है पाकिस्तान की जिससे आज हंगू में हमला हुआ है? ये कहना क्या चाह रहे हैं आप और आपकी हुकूमत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, ये एक तरफ तो जो वाक़या हुआ है इसकी तो मैं बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करता हूँ, बड़ा अफसोस भी है। एक नौजवान SP ज़ुबैर और 2 उसके साथ जो साथी थे पुलिस एहलकार, वो शहीद हुए। और वाकई आपने कहा कि पहला धमाका हुआ, फिर दूसरा जब वो मुआयना करने के लिए गए उस जगह का, तो वहाँ पे दूसरा धमाका किया गया। ये एक स्ट्रेटेजी होती है और पहले भी 1-2-3 वाक़यात इस तरह हुए हैं। लेकिन जो असल चीज़ है ना, उस मेरे ख्याल से समझने की ज़रूरत है। इसमें मेरे ख्याल से सियासत से बालातर बात करूँगा, क्योंकि बड़ा अफसोस भी होता है जब इस तरह के नुकसानात हो जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। और लेकिन इसमें दोनों तरफ की जो बात है ना, ये कहते हैं कि जी ऑपरेशन भी ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। जो ये कहते हैं कि जी आप ऑपरेशन करते हैं लेकिन आप लोगों को एतमाद में लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि ये जो होते हैं इस तरह के, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ना, जब आप ऑपरेशन करते हैं, उसमें जो कोलेटरल डैमेजेस होते हैं, वो फिर जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको दिल में वो खराश रहती है। वो फिर इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, बाकायदा तौर पे उनको जगह देते हैं। अदरवाइज कोई भी देखे ना, आपके गांव में कोई भी बंदा गैर नहीं आ सकता जब तक कि लोकल कोई किसी आदमी ने उसको सपोर्ट न किया हो। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि जी इनको एतमाद में लिया जाए, सूबाई हुकूमत को, जो स्टेक होल्डर्स है, ताकि वो इन मुकामी लोगों को एतमाद में ले, जो उनके नुकसानात हुए वो पूरे किए जा सके। ये बात बड़े अजीब से वो है, लेकिन ये बड़ी फ्रेजाइल किस्म की वो है पॉलिसी है कि आप कहेंगे नहीं भाई, ऊपर से कहेंगे जी से ऑपरेशन करें। ऑपरेशन का कोई हमें कोई वो नहीं है। ऑपरेशन पहले भी हुए हैं, कौन सा नहीं हुआ है? कोई 10 ऑपरेशन तो मेरे सामने हुए हैं। नहीं, आपने अच्छी बात की है कि मुस्तकिल हल तो नहीं निकला। हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए, तो मुझे उसका तरीका बताएंगे आप, ताकि अवाम कौम भी सुने कि आप क्या तरीका बता रहे हैं। क्योंकि अभी मीटिंग हुई पिछले हफ्ते, सुहेल अफरीदी साहब के हल्फ उठाने के बाद मीटिंग रखी गई, इसलिए ताकि नए वज़ीर आला उसमें शिरकत कर सकें वफाक में। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की इजाज़त के बगैर मैं नहीं आऊँगा। तो मुझे ये बताएं कि कैसे अवाम को एतमाद मिले जब वहाँ के मुंतखब वज़ीर आला को दावत दी गई कि आप मीटिंग में आएँ जिस पे ये बात करनी है पॉलिसी पे, तो वो तो आए नहीं, और एक गैर मुंतखब शख्स को भेज दिया जिसका खैबर पख्तूनख्वा से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो मुझे बताएं फिर क्या करें? उल्टा लटक जाए वफाकी हुकूमत या कौम, क्या करे बताएं आप। देखिए, इसमें आप इस तरह लग रहा है जैसे कि जो वफाकी हुकूमत है इनको बड़ी बेचैनी है, ये बड़ी बेताब नज़र आती है कि जी यहाँ अमन आ जाए। लेकिन आप देखें कि उसके लिए जो इक़दाम होते हैं, आप किसी भी हुकूमत के साथ जब आप बात करते हैं, देखिए पहली बात तो ये मैंडेट दिया है ना आवाम ने, उस मैंडेट को तो आप वो नहीं कर सकते ना टर्न उसको चेंज कर सकते हैं ना। आप बेशक उस पे जितना भी आप इसीलिए बुलाया ना, लेकिन आप मैंडेट की इज्जत की तो बुलाया ना मीटिंग में, लेकिन वो नहीं आए। क्यों नहीं आए? मैं अर्ज करता हूँ जी मैं इसीलिए आपसे अर्ज करता हूँ कि देखिए ये एतमाद साजी का बहुत बड़ा फुकदान है, ये बहुत बड़ा डिफिसिट है, और ये इसमें वफाकी हुकूमत का रोल बहुत अहम है अगर वो कर सकती है। लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ कि जैसी गवर्नमेंट चेंज होती है, यहाँ पे अली अमीन की जगह वो आता है, सुहेल अफरीदी आता है, तो फ़ौरन हमारी जो वफाकी हुकूमत के वज़रा साहिबान हैं वो छुरियाँ तेज़ कर देते हैं। वो आते हैं जनाब और प्रेस कॉन्फ्रेंसों में दाद है कि ये जी सहूलतकार है, ये जो फंडिंग ले रहा है, जो वो जिस तरह जो पहले से नफ़रत में कोई कमी थी कि अभी मज़ीद नफ़रत, जो नई हुकूमत आई है इससे बड़े अच्छे रिलेशन बनने चाहिए थे। जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उनको कॉल भी की, उनको मुबारकबाद भी दी, यही काम पहले से होना चाहिए था। जो ट्रस्ट डिफिसिट आता है ना, इससे देखिए छोटी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन उससे मामलात मेरा सवाल अभी किया नहीं है ना, अभी नहीं किया ना। देखिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि नए वज़ीर आला साहब आए, उनको दावत दी गई और उन्होंने वो दावत ठुकरा दी। फिर बताएं क्या किया जाए? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, क्यों ठुकराई, वजह क्या? देखें बड़े क्या, अगर फर्ज करें ऐसा रोल चेंज कर दें, इख्तियार वली, अगर इख्तियार वली KP के वज़ीर आला होते, नवाज शरीफ जेल में होते और वो इख्तियार वली इस तरह मीटिंग में ना आते और कहते कि जब तक नवाज शरीफ से मुलाकात नहीं होगी मैं नहीं आता, और सूबे में दहशतगर्दी हो रही होती, तो वो साथ गिले भी करते कि हमें जी हमसे मुशावरत नहीं की जा रही, तो आप लोग क्या कहते? आप इससे देखें वो नहीं बता रहे। अफसर भाई देखें, अफसर आलम साहब, बात यह है ना कि हर बंदा ये फील कर रहा है कि यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है,
اور اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. دیکھیں بڑے عرصے سے لوگ نقصانات بھی اٹھا رہے ہیں، اسپیشلی جو فاٹا کے لوگ ہیں بہت زیادہ نقصانات اٹھا رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ ہے نا کہ اونچ نیچ کرنے کی بات ہے کہ وفاقی حکومت جو وہ سمجھتی ہے کہ ہم پاورفل لوگ ہیں، ہم طاقتور لوگ ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ہم ان کو کچھ بھی کہیں گے لیکن یہ ہماری بات مانیں گے. دیکھیں یہ اس طرح نہیں ہوتا. آپ نے اس کو پہلے دہشت گرد کا سہولت کار قرار دے دیا، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی معذرت بھی نہیں کی. آپ نے پھر کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں بن سکتا، اس کے راستے میں روڑے اٹکائے. پھر جب وہ منتخب ہو گیا پھر آپ نے کہا کہ حلف نہیں اٹھا سکتا. تو آپ نے کسر کیا؟ نہیں، سیاسی باتیں نہیں ہوتی ہے. دیکھیں نا، آپ نے اس کو سہولت کار کہا نا، پھر اس سے کہا کہ آج دہشت گردی ختم کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک چیز پہ متفق ہوں. وہ آئے نہیں رہے. میں افسر بھائی کدھر رہ گئے ہیں؟ وہ تو انہوں نے وعدہ کیا تھا، پھر نہیں آئے. وہ آ گئے ہیں. اچھا چلیں میں ان سے بات کرتا ہوں. مجھے شوکت صاحب آخری سوال پہلے بتا دیں. میں اختیار ولی صاحب آ گئے ہیں، ان کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. وہ آپ کو جواب دیں گے جو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ خان صاحب کی اجازت سے وفاقی صوبائی کمینہ بنائیں گے. خان صاحب کی اجازت سے وفاق کی میٹنگ میں جائیں گے، چاہے وہ لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں. لیکن چارسدہ میں آج جلسہ کیا، کرک میں اتوار کو کر رہے ہیں جلسہ، اور کیا صنم جاوید کیسے گرفتار ہوئی اس پہ انکوائری کر رہے ہیں. یہ سب باتیں خان صاحب نے کہی تھی، انہوں نے انسٹرکشن دی تھی ان کی، تو وہ کر رہے ہیں. اس کا بتائیے، جواب دیں اس کا. دیکھیں یہ تو ایک تو پالیسی میٹرز ہے نا، اور ایک ہے اصولی یہ کہ دیکھیں ایک بندہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کو ہٹایا گیا ہے، اس کو لایا گیا، اس کے بعد اس کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی خان کے ساتھ. اب وہ کہتا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بن گیا ہوں، میں صرف جا کے خان صاحب سے گائیڈ لائن لے لوں. تو یہ کیا پہلے نواز شریف صاحب جب جیل میں تھے تو یہ جو اس کچھ کے بعد کر رہے ہیں جب وہ چلے بغیر گئے گائیڈ لائن کے اپنی عقل استعمال کر کے کر رہے ہیں. تو نہیں، میں عرض کر رہا ہوں سر. دیکھیں جب نواز شریف صاحب ڈیل کر کے چلے گئے نا، تو کیا یہاں سے لوگ وہاں جا کے وہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ وہ بھی کنوکٹڈ تھے، وہاں جا کے کیا ان سے مشاورت نہیں کرتے تھے؟ تو کیا یہ حق نہیں دیا جاتا؟ نہیں، کام یہاں بھی نہیں رکا ہے. کام یہاں بھی نہیں رکا ہے، کام چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے الحمدللہ. یہاں ہماری سڑکیں بن رہی ہیں، ہمارے سارے کام. بتا دیا آپ کو، کوئی کام نہیں رکا ہے، کوئی کام نہیں رکا ہے. میٹنگ بتا دی آپ کو. نہیں، ایک میٹنگ کی. دیکھیں میری ذاتی رائے ہے نا، میری ذاتی رائے ہوتی تو بالکل جانا چاہیے تھا. میں بالکل ایک میٹنگ میں اس پہ وہ نہیں کرتا ہوں، ان کو بالکل جانا چاہیے تھا. لیکن چونکہ دیکھیں ان کے اصولی، انہوں نے اپنے اصولی موقف اپنایا ہے. اگر وہ نہیں دیکھیں یہ 2 دن کی بات تو نہیں ہے نا ابصار عالم صاحب، یہ 2 دن کی بات تو نہیں ہے نا، یہ مستقل پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ایک لیڈر سے ملنا چاہتا ہے تو اس پہ کیا کباہت ہے؟ ان کو کیا تکلیف ہے کہ وہ مل لے؟ میں اختیار ولی صاحب کوآرڈینیٹر وزیراعظم کے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ. فرمائیے گا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میٹنگ کیوں نہیں کرنے دے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سارا مسائل، ہم اگر صوبے پہ توجہ نہیں دے رہے، میں جتنے سوال پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ میٹنگ ہو لینے دیں. کیوں نہیں ہونے دیتے آپ میٹنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ابصار عالم صاحب. انفیکٹ آپ نے میرے بھائی سے پوچھا، شوکت صاحب سے، جو سوال آپ نے کیا وہ اس پہ نہیں آ رہے، وہ اس پہ آ بھی نہیں سکتے، کیونکہ پولیٹیکلی اور اخلاقی طور پر ان کے پاس اس کا کوئی جواب بچا نہیں ہے. انفیکٹ آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنا پڑتا ہے. ایک ہوتی آپ کی سیاسی ذمہ داری، ایک ہوتی آپ کی ریاستی ذمہ داری. اب آپ سیاسی ذمہ داریاں ساری نبھا رہے ہیں، دکان وہ آپ کی کھلی ہے، آپ نوٹس لے رہے ہیں کسی کی گرفتاری کا، آپ جلسہ کر رہے ہیں، آپ میٹنگز کر رہے ہیں، آپ کے پی ہاؤس کو استعمال کر رہے ہیں، گاڑیاں دے دی بلٹ پروف، اس کو ٹھیک ٹھاک گاڑیوں کو ریجیکشن کر رہے ہیں، بیکاز دیٹ از اے پولیٹیکل اینڈ میڈیا سٹنٹ. وہ آپ سب آپ کی دکان وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. بٹ جہاں پر لوگ مر رہے ہیں، جہاں پر فوجی جوان مر رہے ہیں، عوام مر رہی ہے، پولیس مر رہی ہے، وہاں پر جب آپ کو میٹنگ کے لیے بلایا جاتا ہے، یہی سوال آپ سے بھی ہے نا، آپ وفاقی حکومت کے بڑے بھائی ہیں، آپ سے میں نے تو سوال پوچھا، جواب آپ بھی نہیں دے رہے کہ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، لوگ مر رہے ہیں، وہاں لوگوں کے مسائل ہیں، عوام کی خوشحالی نہیں ہے، وہاں بہت سارے پرابلمز ہیں، صحت کے، تعلیم کے، سڑکوں کے، بہت کرپشن کے. لیکن آپ یہ سب معاملات خراب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی سہیل افریدی کی. تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ بھی سمجھتے ہیں یہ سب خراب ہو رہا ہے تو اس خرابی کو روکنے کے لیے آپ ہی انا چھوڑ دیں اور ملاقات کروا دیتے. کیوں نہیں ہوئی ملاقات؟ سوال یہ ہے کیوں نہیں ہوئی؟ میں اس بارے میں کلیئر ہوں. ملاقات ان کی ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے، لیکن یہ ملاقات اگر آج نہیں ہوگی تو چلے ہفتے بعد ہو جائے گی، 2 دن بعد ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے کیا ریاست کا نظام ٹھپ ہو کر رہ جائے گا؟ اس کے لیے یہ جو خون اور کشت کا بازار گرم ہے یہ چلتا رہے گا. یہ آپ جوانوں کی لاشیں
एम्बुलेंसों में डालते रहेंगे, आप इनको लहद में उतारते रहेंगे, ये काम बंद रहेगा, बाकी सारे काम होते रहे। मैं कह रहा हूं कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए। एक मुलाकात, जैसे कि आपको मालूम है कि उसके एवज आप क्या कॉस्ट पे कर रहे हैं, आपकी आवाम क्या कॉस्ट पे कर रही है, उसकी कभी आपने अंदाजा आपने किया है, एवेल्युएशन की है? क्या है? याद है वो 150 बच्चे जो मर गए अच्छा, थे, हो उनको क्यों नहीं ज़ब्ह फिर कर दिया मुलाकात? गया आपने कहा था। होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही? सर उसके भी बड़े इनके मसाइल होते हैं, इनके मुलाकातों के कुछ इनकी लिस्ट बनती है, फिर लिस्ट इनके सेक्रेटरी जनरल बनाते हैं, फिर वो चेयरमैन के पास इनके जाती है, फिर वो इमरान खान साहब के पास जाती है, फिर उसमें एडिशन डिलीशन सिलेक्शन खुद ही करते हैं कि मैंने इसको मिलना, इसको नहीं मिलना, वो सारी चीजें भी हैं। और कुछ इनके अपने मामलात भी हैं, कुछ मामलात वजीर आला साहब के भी अपने हैं। तो सारी चीजें मिल के उनका उसमें नाम लिस्ट में था, ये कल है जो कि लिस्ट गई वहां डेट पे, कल जो लिस्ट दी गई उसमें नाम था उनका, और हाई कोर्ट का डिसीजन भी आ गया था, फिर भी नहीं हुई। सर हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट का रोबकार वहां पर पहुंचा नहीं, अदालती अहकामात वहां पर जेल में भी पहुंचे नहीं थे, उधर ये ऑर्डर सुनाया और ये आप इधर आगे खड़े हो गए। तो ऐसे तो नहीं होता ना, यू नो देयर इज अ चलें, जेल ठीक मैनुअल, ठीक है, एक अच्छा, कायदा होता ओके। है, कानून होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि अच्छा, ये कौन सा बताइएगा, काम है जो आप नहीं कर रहे ये हैं। बताइएगा लेकिन एक टेररिज्म कि की बात है सर, मैं एक जुमला बोलता हूं, क्या ऐसी कोई कयामत, कोई अफ्ताब टूट पड़ती जब आपको प्राइम मिनिस्टर ने मुबारकबाद भी दे दी, आपको मीटिंग के लिए बुला लिया, उसमें तमाम वज़राए आला आते हैं, आपने अपने सूबे की टेररिज्म की पॉलिसी के लिए उस मीटिंग पे उसको आपने मिस कर दिया, फ्लड के लिए आपने उसको मिस कर दिया। इसका तो मतलब यह है कि आपको सिर्फ अपनी सियासत से लेना देना है, लोगों की जानो माल से, 4 करोड़ की आबादी की सूबे की आवाम से, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। दिस इज समथिंग वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, आपको मेरे ख्याल में अपने अच्छा, तो मामलात में क्या, जरा नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा, ये जी सर। फरमाइएगा कि क्या खान साहब को बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट किया जा सकता है अडयाला से? ऐसी कोई बातचीत चल रही है? सर दैट इज अनदर इशू। वो तो इनको मेरे ख्याल में अगर कोई बातचीत है या नहीं है, कोई बात हो सकती है नहीं हो सकती है, मेरे ख्याल में इनको अदालत में एक दरखास्त दे देनी चाहिए। बिकॉज केस इनका जो है वो अदालत में ही है, लिटिगेशन है और वहां से कन्विक्शन भी है। ठीक तो है, दे दे दरखास्त, ओके, पता लग जाएगा ओके। कि हो शौकत जाती साहब, है। शौकत साहब, हुकूमत क्या जो है वो अपनी आप तरफ से आप ठीक है, आप देंगे, आपकी पार्टी दरख्वास्त देगी अदालत में कि खान साहब को बनी गाला या जमान पार्क शिफ्ट किया जाए? नहीं, ऐसे कोई फैसला नहीं किया हमारी पार्टी ने अभी तक, और ये इनकी तरफ से एक तजवीज़ आई है। ऐसा हो लेकिन सकता है हमारी फैसला? पार्टी ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया इन्होंने, मेरा नहीं ख्याल है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो कहा ना, ये जो असद कैसर रियासती साहब ने कहा है जिम्मेदारी, कि असद कैसर साहब ने कहा कि हम मुशावरत करेंगे कि कितनी संजीदगी है इस तजवीज़ में। अगर तजवीज़ संजीदा हुई, सिंसियर हुई, देखें फिर ये जो है आपकी ना, पार्टी चाहेगी कि ऐसा हो जाए? देखें हमें पता है कि हम दरख्वास्त देंगे और फिर ये आके टीवी पे बताएंगे, ये देखें जी ये कमज़ोर पड़ गए हैं, अब ये जी हमसे भीख मांग रहे हैं। हमें पता है इनका ना। अच्छा। देखें अभी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमें बता रहे हैं ना, ये हमें बता रहे हैं कि जी रियासती जिम्मेदारी क्या होती है। अब रियासती जिम्मेदारी आप तो ना बताएं ना, हमें तो हवा ने मैंडेट दिया है, आप हम पे एहसान कर रहे हैं कि जी ये तनख्वाहें ले रहे हैं, ये कोई आपकी जेब से तो नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, ठीक है, हमें अवाम ने मैंडेट दिया, आपको तो नहीं दिया है। ठीक। आप कौन होते हैं कि आप हमें बताते हैं कि जी आप ये करें वो करें? हमें आवाम ने मैंडेट दिया, आप बैठ के नफरतें फैला रहे हैं। 2 मिनट का काम है, आप ये कह देना, आप जाके मिल लें, बात खत्म हो जाएगी। आपको इतनी तकलीफ हो रही है आवाम की, बताए ना जरा। आपको तो तकलीफ ही नहीं हो रही, आप तो मजे ले रहे हैं वहां इस्लामाबाद में बैठकर। वरना आपको ये एहसास होता कि आवाम मर रही है, आवाम को तकलीफ है, तो 2 मिनत का काम है ना, आप कहते कि आ जाए जी मिलने, इसमें क्या है? लेकिन हमें पता है कि ये सियासत ये लोग कर रहे हैं। जंग तो अना की लग रही है। मुझे ये बताइएगा कि अलीमा खान साहबा ने फरमाया है अगर सुहेल अफरीदी पंजाब नहीं आ सकते तो फिर मरियम नवाज शरीफ छांगला गली, अपनी रहायश गाह जो उनकी है केपी में है छांगला गली, वो वहाँ ना जा सकेंगी। ये आपके ख्याल में अच्छा रुझान है, ये इस तरह की बातें करना और इस तरह के मामलात को यहाँ तक लेके जाना? और कोई इसकी कोई तालमेल है कि सुहेल अफरीदी खान साहब से नहीं मिल सकते तो पंजाब के जितने लोगों की प्रॉपर्टी है खैबर पख्तूनख्वा में नून लीग वालों की खास तौर पे उनका दाखिला बंद कर दिया जाए? ये ऐसा आपकी हुकूमत करने जा रही है? नहीं, मीटिंग नहीं,
उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर पंजाब हुकूमत जो है वो जिस तरह हमारे वज़रा साहिबान बयानात दे रहे हैं, आपको भी पता है, कोई कहते हैं अटक से बाहर नहीं आ सकते, अटक जैसे कि हम कोई दूसरे मुल्क में रह रहे हैं, तो ये जो धमकियाँ मिलती है ना, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि अगर आप सुहेल अफरीदी को बंद कर देंगे पंजाब की सरजमीन पे तो हम आपको बंद कर देंगे। वो तो एक देखें एक सियासी तो मॉरलाइज तो कोई नहीं रही आपकी पार्टी और आपकी लीडरशिप की मॉरलाइज तो ना रही ना, जैसे बाकी सियासी जमातें करती हैं, उनकी लीडरशिप करती है, वही आपकी सोच है, वही आप करते हैं, तो एक ही जैसे हुए ना सारे फिर आवाम के लिए। तो नहीं देखें, अगर मेरे ख्याल से सुहेल अफरीदी ने तो ये धमकी नहीं दी है, तो आप नहीं कह सकते। जिन लोगों ने दी होगी शायद वो सियासत में नहीं होंगे। खलीमा खानम पार्टी चला रही हैं, सोशल मीडिया चला रही हैं, इमरान खान का ट्विटर अकाउंट चला रही हैं, देखिए हमारे बहुत मोहतरम है, देखिए हलीमा खान साहिबा, और आप कह रहे हैं कि वो नहीं, देखिए ठीक है, हलीमा खान साहिबा का एक रोल है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान की लिए जो उन्होंने स्ट्रगल किए, मैं उनको सैल्यूट पेश करता हूँ, लेकिन ये कि वो सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं कर रही। ठीक है, चलें, मैं वक्त हुआ है ब्रेक का, लेकिन आप दोनों मेहमानाने के साथ ही रहिएगा। और ब्रेक पर जाने से पहले एक छोटा सा टेल एंडर ये है कि राना सिकंदर हयात जो पंजाब के वज़ीर तालीम है, उन्होंने एक अनोखा काम किया जिससे उनकी तारीफ भी हो रही है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कुछ कीड़े भी निकाले जा रहे हैं। उन्होंने ये किया है कि ख़ुद वो बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं, HSN से पढ़े हैं, HSONI ने एक अलग क्लास है, फिर वो बाहर गए, दुनिया के दूसरे मुल्कों में भी उन्होंने तालीम हासिल की और वापस आए वज़ीर तालीम बने, तो अब उन्होंने अपने बच्चे को एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवाया है और उन्होंने ट्वीट किया इस पे कि मेरा बच्चा एक पीएम के बच्चे के साथ ही बैठता है स्कूल में और ड्राइवर के बच्चों के साथ बैठता है और आम जो लोग हैं उनके बच्चों के साथ वो तालीम हासिल कर रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। और ये कहा जाता था कि जब तक इस रूलिंग एलीट के बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएंगे, पाकिस्तान के ना स्कूल बेहतर हो सकते हैं, तालीमी निज़ाम ना ही सेहत का निज़ाम बेहतर हो सकता है। और फिर उनके जवाब में नदीम अफजल चंद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने कहा कि मेरे हल्के सालम या भेरा इंटरचेंज से आएँ और 28 से 29 तारीख को मैं दिखाऊं कि यहाँ स्कूलों का हाल क्या है। वो चैलेंज राना सिकंदर ने कबूल किया है और उस पर आप देखते हैं कि वो किस दिन 26 तारीख के बाद किसी भी दिन वो वहाँ पे जाएंगे और हम आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्म करेंगे। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये नारा था, इनका एजेंडा था, मैनिफेस्टो था, मंशूर था कि वो कौम को हकीकी आज़ादी दिलवाएंगे और जो शरीफों और जरदारियों की ग़ुलामी की जाती है सियासी क्लास की तरफ से, लोगों की वोटर्स की तरफ से, उसका ख़ात्मा किया जाएगा और ऐसा अच्छा कल्चर इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा जिससे लोगों को ये शिकायत ही नहीं रहेगी। और बहुत अच्छे उन्होंने चीज़ें इंट्रोड्यूस भी करवाई, जैसा कि सुहेल अफरीदी को चीफ मिनिस्टर बनाना ऐसा किसी और पार्टी ने अभी तक नहीं किया कि इतने छोटे वर्कर को, छोटे मीन के जूनियर वर्कर को उन्होंने इस सीट पर पहुंचा दिया। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कंट्रोल सब कुछ तमाम सियासी जमातों की तरह PTI का कंट्रोल भी इमरान खान के पास है, लीडर के पास है, सुप्रीम लीडर के पास है। जितनी मर्जी आप बातें कर लें, कोई कंट्रोल नीचे नहीं गया कि सुहेल अफरीदी साहब एक मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते खान साहब से इजाज़त लिए बगैर। वो कर सकते हैं तो कहा जाता है कि पॉलिसी डिसीजन है, इसलिए उनकी मंजूरी ज़रूरी है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला अब सड़कों पर होगा। ये फ़ैसले तमाम उन्होंने ख़ुद किए हैं, इसके लिए खान साहब की मंजूरी हमें कोई पता नहीं चला। फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह मीटिंग में जाने से इनकार किया वफाक की, वो भी फ़ैसला ख़ुद था। आज चारसद्दा में जलसे से खिताब किया, इतवार को कर्क में जलसा है, वो भी पॉलिसी डिसीजन है, उन्होंने खुद किया। तो ये सारे फ़ैसले वो खुद कर रहे हैं, लेकिन जहाँ दिल करता है खान साहब पर जिम्मेदारी डाल देते हैं। और एक तस्वीर आई है, एक वीडियो क्लिप आया है जो उन्होंने 2 दिन पहले PTI ने खुद जारी किया है। कहा यह जा रहा है कि ये उनके पहले दफ्तर का, जिसमें वो पहले बैठा करते थे, उसमें वो बैठे इमरान खान साहब की तस्वीर को एक टाँकी मार रहे हैं, उसको साफ़ कर रहे हैं और चमका रहे हैं। और ये इस वीडियो से ये लगता है कि जो बयानिया था कि खान साहब एक मुख्तलिफ़ किस्म की क़यादत पेश करेंगे जिसमें उनके पार्टी के लोगों को इस तरह की ग़ुलामी जैसे काम नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन हमने देखा कि हो वही रहा है। तो हम अपने मेहमानों से पूछेंगे इस बारे में कि फ़र्क क्या है बाकी जमातों में और PTI में, और लोग क्यों PTI का साथ दें इस बुनियाद पे कि ये मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ हमें क्या कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। शौकत साहब मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि पहले टाइम आपको ज़्यादा दिया है। इख्तियार वली साहब ये बताइएगा कि जो मैंने पॉलिसी की बात की कि वो तो खान साहब की तस्वीरों को साफ़ कर रहे हैं फ्रेम में लगी हुई, और इससे लगता है कि चीफ मिनिस्टर साहब की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। इस माहौल में कैसे वफाक और सुबह साथ चलेगा जबकि
دہشت گردی کی جنگ زوروں پہ ہے اور لا اینڈ آرڈر بہت شدید خراب ہے. آج بھی 2 واقعات جس طرح ہوئے ہیں, آپ بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ خیبر پختونخوا میں صرف عشق اور معشوقی چل رہی ہے اور کچھ نہیں ہے. گزشتہ بھی جو حکومت تھی وہ بھی ایسی تھی, پھر اس سے پہلے جو تھی وہ بھی کچھ ایسی تھی, جو اس سے پہلی تھی وہ بھی ایسی کچھ تھی. یہ سٹنٹس ہیں, مطلب اپنی ایک فالوئنگ کو, مخصوص طبقے کو اپنے پیچھے لگا کر ان کو ان چیزوں کے ساتھ انگیج کیا جاتا ہے. وہ ڈوپامین والی ڈوز ہے, وہ ڈوپامین ان کو دینی رہتی ہے, دینی ہوتی ہے, ادروائز یہ پھر فالوئنگ جو ہے لیکن وہ آپ پھر کی جماعت گھٹتی بھی تو ایسی رہتی کرتی ہے, پیپلز پارٹی تو ایسی کرتی ہے. آپ تو چیف منسٹر کا امیدوار نہیں تھے, وہ تو امیر مقام کا بھائی چیف منسٹر کا امیدوار بنا. سر یہ چھوڑے جی, میں بتاتا ہوں, وہ یہ آپ کو وقت بتائے گا. میں خوش ہوتا ہوں کہ کوئی کارکن بندہ, کوئی گراس روٹ لیول کا بندہ اگر کوئی بڑا آدمی بنتا ہے, بڑی کرسی پر بیٹھتا ہے, آئی ریئلی لو اٹ, آئی اپریشیٹ اٹ, آئی سپورٹ اٹ. بٹ سہیل آفریدی کو ایک مخصوص بھٹی کی ایندھن بنایا جا رہا ہے, اس کو اور کچھ نہیں ہے. عمران خان کسی کو عزت نہیں مخصوص دے رہا, بھٹی کی نہ وہ مخصوص بھٹی, اور کیا میں بتاتا ہوں آپ کو, وہ قبائلیوں کو عزت کیسے نہیں دینا کیا؟ چاہتا. پختونوں کے بارے میں, پختونوں کے بارے میں تو عمران خان کا بڑی مشہور اس کی سٹیٹمنٹ ہے. زمان پارک میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگ پیدا کیے ہیں, 2 قسم کی مخلوق پیدا کی ہے, ایک عام انسان ہے, ایک انسان ہے, اور دوسرے پٹھان ہے. تو وہ عمران خان تو اپنی جو جذبات وہ رکھتے ہیں پشتونوں کے متعلق, کہ انہوں نے طالبان بن کر, دہشت گرد بن کر انہوں نے حملے شروع کر دیے. ہمارے متعلق اس کے جو جذبات ہیں وہ الگ چیز ہے, وہ تو ایک الگ ایک بڑا تاریخ ریکارڈ ہے. ان سے جب ہم پوچھتے تھے کہ کوئی کام بھی کر کے دکھاؤ, یہ گاڑیاں بیچنا, یہ تصویریں صاف کرنا, یہ سٹنٹ مارنا, آج وزیر اعلیٰ پہلی بار گیا ہے چارسدہ, نئے جو وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, وہاں پر انہوں نے ایمل ولی کو جن ناموں سے, ان کا یہ پہلا ایڈریس تھا, پبلک ایڈریس, وہاں پہ ایمل ولی کو جن ناموں کے ساتھ انہوں نے پکارا ہے, آئی ریئلی میں کنڈیم کرتا ہوں. ایک گراس روٹ کا لیول ایسی حرکتیں نہیں کرتا. آپ کس کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ عمران خان کو, اس کی بہنوں کو, یہاں پہ اپنی کلٹ فالوئنگ کو, کہ آپ لوگوں کو غلط ناموں سے پکاریں گے. واٹ ڈو یو تھنک تمہارے لیڈر کو پھر لوگ کل کیا کہیں گے؟ تم اگر کسی جماعت کے مرکزی صدر کو میلو کہتے ہو, تمہارے لیڈر کو لوگ کیا کہیں گے؟ تو خیبر پختونخوا میں فی الحال اس وقت عشق و معشوق اور وہ چیزیں چل رہا ٹھیک ہے. کام تو یہاں پہ شوکت صاحب, خیبر پختونخوا میں عشق و معشوقی چل رہی ہے, جیسے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں چلتی تھی, یا اے این پی میں چلتی ہے, یا جے یو آئی میں چلتی ہے. تو آپ میں اور دوسری جماعتوں میں فرق تو کوئی نہیں ہے. اگر آپ کے بھی چیف منسٹر نے ٹاکی مارنی ہے خان صاحب کی تصویر, فریم شدہ تصویر کو, تو فرق کہاں رہا پھر آپ میں اور دوسری جماعتوں میں؟ وہی بات ہے, کلٹ ہے, فالوئنگ ہے, اور عشق مشوقی ہے, اور کیا ہے؟ عوام تو سفر ہی کریں گے. دیکھیں, اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے غیر سنجیدہ گفتگو کریں گے اور اس سے اتنا پرائم ٹائم پہ ہم بات کر رہے ہیں, لیکن اس سے کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ میرے جو بھائی بیٹے ہیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے جو پرائم منسٹرز ہیں یا جو وہ ہیں پنجاب کے گورنمنٹ ہیں, ان سے بات کر کے فوری طور پہ ارینج کرائیں کہ جی ہمارا صوبہ متاثر ہو رہا ہے, ان کی ملاقات کرا دیں. اس کے بعد دیکھیں نا, پھر آپ بات کر سکتے ہیں کہ جی یہ صوبہ جو ہے کس طرح چلانا ہے, کس طرح نہیں چلانا ہے, اس پہ پھر آپ بات کر سکتے ہیں. لیکن پہلی سیڑھی آپ نے, شروعات آپ نے کی ہے, آپ نے اس کو دہشت گرد قرار دیا, اس کے سہولت کار قرار دیا. آپ جب سہولت کار قرار دیتے ہیں تو پھر آپ میٹنگ میں کیوں بلاتے ہیں کہ آج جی دہشت گردی ختم کرنا ہے؟ مطلب یہ تو کوئی عجیب سی بات ہے کہ ایک وفاقی وزیر آ کے اتنے بڑے الزام لگا کے پھر کہتا ہے آج جی ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, ہم اس کو ختم کر دیں دہشت گردی کو. تو کون, دیکھیں آپ, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں بڑے ادب کے ساتھ, کہ یہ صبح یہ ملک, ہم سب اس ملک کے وہ ہیں, ہم چاہے وہ اسلام آباد ہے, چاہے پنجاب ہے, چاہے سندھ ہے, دیکھیں مشکلات ہیں. آپ سے کچے کے ڈاکو نہیں سنبھالے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں کیا صورتحال ہے, کچے کے ڈاکو کے ساتھ کس طرح کمپرومائزز ہو رہے ہیں, کس طرح ان کے ساتھ, کیونکہ نہیں سنبھالا جا سکتا. تو آپ اتنے بڑے ایک ملک کے ساتھ, ہمارا واسطہ پڑا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ, کتنی بڑی اس کی باؤنڈری ہے, وہاں سے دہشت گرد آ رہے ہیں, اور ہم جو ہے نا الزامات پہ لگے ہوئے ہیں. بھائی پہلا فوکس تو یہ ہے کہ آپ نے کیا, آپ اس پہ کامیاب ہوئے ہیں
کہ آپ نے جو اچھا دہشت گرد وہاں بارڈر سے ہے آ اس رہے کو اپنے ہیں محفوظ بنا اور دیا ہے، ان وہاں سے کو کوئی روکا نہیں آ جاتا رہا ہے. ہے. ظاہر ملٹری کا کام ہے دہشت گردوں کو روکنا بارڈر سے آنا. جب ان کو روکا جاتا ہے ظاہر ہے ان کے پاس اسلحہ ہے دہشت گردوں کے پاس, تو ملٹری بھی اسلحہ یوز کرتی ہے, تو آپ کہتے ہیں ہم ملٹری آپریشن نہیں ہونے دیں گے. آج بھی کہا آپ کے چیف منسٹر نے. آپ کی مانے یا ان کی مانے؟ نہیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بارڈر ٹیررزم کو روکنا ہے نا, تو ہم اپنی حکومت کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, اپنی فوج کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, کیونکہ ہماری فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں. یہاں پہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں آپ کھڑے اس میں ہوں گے, عام آپ کے آدمی بھی چیف مر رہے منسٹر نہیں ہیں. کھڑے. دیکھیں جی, نہیں بالکل کھڑے ہیں. دیکھیں ہمیں فوج کے خلاف ہم نہیں ہیں, یہ تو ہمیں ایک بیانیہ انہوں نے بنا دیا ہے نون لیگ والوں نے اور پیپلز جب پارٹی سے بھی انہوں والوں نے نے کہا اپنی ہے سیاست چمکانے کے لیے ایک بیانیہ. نہیں دیکھیں ظاہر ہے ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, وفاقی حکومت کے کہنے پہ ہو رہی ہے, ان کے پریشر کے اوپر ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے اس چیز کو سیاسی طور پہ وہ چیز ڈسکس ہوتی ہے. ادروائز میں نہیں سوچتا کہ عمران خان نے آج تک کبھی کہا کہ جی میں ہمیشہ انہوں نے فوج کا احترام کیا, فوج کی بات کی ہے, یہ میں بالکل نہیں مانتا. ویسے تو آج بھی ان سے پوچھیں, آج یہ جنرل فیض کے خلاف آج بھی ابھی یہ بول لے گا, لیکن یہ تو اپنے اپنی بات ہے, اپنے وقت کی بات ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے انسٹیٹیوشن ہمیں احترام کرنا ہے. کہ آپ کے وفاقی وزیر کہتے ہیں چیف منسٹر کو کہ وہ سہولت کار ہے دہشت گردوں کا, پھر آپ ان کو میٹنگ میں بھی بلاتے ہیں, تو کیوں بلایا وہ یہ پوچھ رہے ہیں, جواب دیں گے آپ؟ ایک تو میں آپ کو بتا دوں, آپ نے پوچھا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, تو دیکھیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس ملک کے لیے بہت کام بھی کیا ہے. آپ کو آئین دیا, آپ کو ایٹمی پروگرام شروع کر کے دیا, دھماکے کر کے دیا, میزائل ٹیکنالوجی دی, موٹر ویز بنا کے دیے, پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آج جہاں پہ کھڑا کیا ہے. کس کے سر یہ جاتا ہے یہ صحرا؟ یہ ہمارے ہی سر جاتا ہے. آپ بتائیے کہ 4.25 سال میں آپ نے کیا کیا ہے اس ملک کے لیے؟ کوئی کین یو نیم ایون اے سنگل پروجیکٹ؟ نو. 13 سال سے آپ یہاں پر حکومت ہے میں تو خیبر پختونخوا میں, آپ اگر کوئی ایک یونیورسٹی کا میں نام آپ لے کی یہ بات سکتے؟ مان لوں, نہیں لے سکتے. اختیار ولی صاحب, آپ کے قطع اپنے کلامی کی درخت معذرت, اگر میں زمین آپ پر کی یہ بات مان لوں تو مجھے بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں 3 الیکشن میں ووٹ پی ٹی آئی کو کیوں پڑا, اور پورے ملک میں عمران خان کو اتنے ووٹ کیوں پڑتے ہیں جب انہوں نے کیا ہی کچھ نہیں ہے؟ تو سر میری بات سن لیں, آپ کے پاس وقت کیا وجہ ہے ہمیشہ اس کی؟ بڑا کم ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, 2013 میں تبدیلی جو تھی اس کو روشناس کرایا گیا تھا. دیٹ واز بین انٹروڈیوسڈ, یہ آئی نہیں تھی. میں تو آج 2018 کی میں بات کروں, تبدیلی جو 2013 تھی, کو چھوڑیں. سر بتا رہا ہوں, سر بتاتا ہوں نا, تھوڑی سی لیگیسی سن لے. 2018 میں یہ آئی نہیں تھی, یہ لائی گئی تھی. 2024 میں تبدیلی جو ہے وہ یہاں پر زبردستی امپوز کرائی گئی ہے. یہ مینڈیٹ, جس مینڈیٹ کا یہ ذکر کریں, دیٹ از ناٹ این آرگینک مینڈیٹ, دیٹ واز گیون بائی دا باقیات اینڈ دا پائریٹس آف دا لیگیسی آف جنرل نہیں, یہ فیض آپ حمید. حقیقت سے اگر آنکھیں چرا رہے وہ ہیں میرے نہ خیال ہو, میں. سر نہ کرے سر پلیز. میں اس حلقے سے ہوں, میں اس صوبے سے ہوں, ہم جہاں پر رہتے ہیں ان کی صوبائی اسمبلی میں 30 سیٹیں پورے نہیں ہوتی تھی. ان کے پاس جتنا مینڈیٹ ہے یہ ہمارا جے یو آئی کا, اے این پی کا, مسلم لیگ کا, پیپلز پارٹی کا, یہ ہم سب کا مال مسروقہ ہے جو ان کے پاس پڑا ہوا ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ ان کے کس نے پاس یہ سرکہ کس نے مارا, یہ سرکہ جنرل کس نے مارا؟ فیض حمید. سر میں بتاتا ہوں, جنرل فیض حمید کا نام, یہ میں تو کوئی پی ٹی آئی سے ہوں نہیں, ہم نے تو اس وقت بھی کبھی نہیں کہا تھا اور آج بھی نہیں کہتے ہیں. یہی لوگ کہتے تھے کہ اگر باہر بیٹھ کے اتنا سرکہ لگا گیا میں وہ, عرض کروں تو پھر مطلب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ دہی بھلے کھاتے رہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, میں اس کا جواب لیکن سر آپ ہی جواب دیں گے. بات سن لیجیے پھر جواب دے دیں. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جلدی جو ذرا فیض کیجیے. ہے اس کو ہٹایا جائے, اس کو نہیں ہٹایا گیا. اور جنرل فیض حمید کی جو باقیات تھی, ان کی ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے خیبر پختونخوا کا, انہوں نے اپنی نمک حلالی کر دی اور یہ ان کو حکومت حوالے کر دی. ورنہ ان کے پاس یہ مینڈیٹ جو ہے یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ آرگینک نہیں ہے. کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو بلا کے اس سے پوچھ لیں, لائن میں کہیں پہ 4 لوگ کھڑے نہیں تھے اور وہاں پہ 400 ووٹ نکلتے. ٹھیک ہے شوکت صاحب, آپ جواب دیجیے گا مختصراً, وقت ختم ہو. جی شارٹ. میں شارٹ کٹ میں جواب دیتا ہوں, مختصراً جواب دیتا ہوں. میرے بھائی ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی یہ آرگینک مینڈیٹ ہے اور مینڈیٹ دیا گیا ہے. آپ نے کتنے ووٹ لیے ہیں؟ آپ کے میں نے ابھی نکالا ہے پورا, وہ 5000 ووٹ ہے آپ کے. اور جو بندہ جس نے جیتا ہے
उसने 35-36 हज़ार वोट दिए, फिर उसके बाद एनपी वाला आया, फिर उसके बाद जेयूआई वाला, आप तो चौथे पांचवें नंबर पे, तो आपका मैंडेट तो नहीं चोरी हुआ है ना। फिर ये कि नहीं आप मुझे जवाब देने देना सर प्लीज, मुझे जवाब तो देने देना, इतना क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं की बात है। मैं तो अगर गलत है तो आप नहीं अगर ये गलत है फिगर तो आप बता दें, बिल्कुल आपका हक है, मुझे जो मिला है ना मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ ना। दूसरा ये कि आपने कहा कि पीपल्स पार्टी ने भी काम किया है, नून लीग ने भी काम किया है, लेकिन हमने देखा कि हर 2 साल बाद करप्शन पे आपकी हुकूमत भी टूटती रही और उनको भी फारिग किया जाता रहा पीपल्स पार्टी को। तो भाई साहब फैसला तो अब हमने करना है। 24 फरवरी को आप अगर हमारे मैंडेट को आप ऑर्गेनिक मैंडेट कहते हैं तो आपके तमाम तो वसाइल के बावजूद आप तोड़ देते ना, हमारे एक मेंबर भी आप तोड़ देते ना इस के इलेक्शन में, मैं मान जाता। शॉर्ट 10 सेकंड में बता दें। अब जरा सुन लीजिए, 2021 में मैंने आपको आधो से शिकस्त दी थी, आधो से मैंने आपको शिकस्त नहीं आपने शिकस्त नहीं दी थी, सॉरी वहां पे देखे वही परवेज खटक जिसको आप गालियां देते थे, उसी परवेज खटक के भाई ने आपको वोट दिया, जेयूआई ने आपको वोट दिया, वो सारे इकट्ठे हो गए थे। आपके जायदाद दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपकी एसेट्स बढ़ते जा रहे हैं। जरा सुन लीजिए, आप दूसरों पे पर्सनल अटैक करके सुने। जी आप पर्सनल पे आ गए, आपकी ये हैसियत है कि आप सेक्रेटरी इत्तलात भी नहीं बन सकते अपने पार्टी के यहाँ पे, आपको उससे भी फारिग कर दिया है पार्टी ने, आपको तो पार्टी ने फारिग कर दिया है। अभी आप ऑनररी बेस पे बैठे हुए हैं, आपके पास कोई सबूत है मेरा तो आपका हाथ आजाद है, आप जाए, आपका नेम भी आपके अंडर में, आपका आजाद है, बोले झूठ ना बोला करें। इसलिए मेरा ख्याल है कि ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल, ये बातें तो चलती रहेंगी, ये तो ख़त्म नहीं हो सकती, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, तो छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वक्त हुआ हमारे आज के एडिटोरियल का। इंतहा पसंदी का हल सिर्फ ऑपरेशन और बाकी पॉइंट्स किधर है नेशनल एक्शन प्लान के, इस पे बात करेंगे। और ये बात की ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि टीएलपी पर पाबंदी लगाई है हुकूमत ने, दूसरी बार ये पाबंदी लगाई गई है, 2019 में भी लगाई गई थी, लेकिन हमने देखा फिर पाबंदी हटा ली गई और 2021 में शायद, और अब फिर लगाई जा रही है। तो देखना ये है कि ये पाबंदी मुश्किल है, ये पहले की तरह ही होती है, और सवाल ये है कि क्या किसी जमात पर पाबंदी इंतहा पसंदी का हल है या नहीं है। हालांकि हम देख रहे हैं कि ये चीज़ बढ़ रही है, इंतहा पसंदी बढ़ रही है, ये फैल रही है बजाय कम होने के इन पाबंदियों के बावजूद। और रियासत अगर ये समझती है कि इंतहा पसंदी ऐसी जमातों पर पाबंदी लगाने के बाद ये मसला हल हो जाएगा तो ये खाम ख्याली है। इसके बाद साथ साथ जहन और मकालमे का भी ख्याल रखना चाहिए। सिविलियन हुकूमतों के बहुत सारे काम हैं वो भी करने चाहिए, और ज़रूरत एक जामिया डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम की है जो फ़िक्री, तालीमी और समाजी इस्लाह पर मबनी हो। रियासत को फ़ैसला करना पड़ेगा कि रद्द-ए-अमल करना है सिर्फ, या एक मुस्तकिल और पायदार हल ढूंढना है। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।